बहनों भाइयों, श्री कृष्ण भगवान गीता के 90 अध्याय यानी गुह्यम ज्ञान में 29वें श्लोक में कह रहे हैं, समय अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्ता मयि ते तेषु अपि अहम्। कहने का तात्पर्य ये है, वो कहते हैं कि मैं सबके लिए सम हूँ, ना कोई मेरा मित्र है ना कोई मेरा शत्रु है, लेकिन जो मुझे भजता है, मुझे याद करता है, मैं उसका मित्र हूँ। और मित्र के लिए क्या नहीं कर देता, ये संसार को विदित है। यदि हम चाहते हैं कि हमें संसार में यश मिले, मान मिले, पैसा मिले, प्रतिष्ठा मिले, तो हमें जो परम शक्ति है, जिसे राम के हो चाहे कृष्ण के हो, उसकी शरण में अवश्य जाना चाहिए। मेरा जो मेन उद्देश्य है, घर घर में गीता का ज्ञान पहुंचाना, क्योंकि चार ही मनुष्य के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक एक क्षण, चाहे वो शुभता से कटे चाहे अशुभता से कटे, कटता ही रहता है। जो हमारा मेन मकसद है ईश्वर को प्राप्त करना, उसे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। दूसरा मेरा मकसद है कि गीता के साथ साथ घर घर में ज्योतिष का सही ज्ञान पहुंचाना। यदि आप बारीक से देखेंगे कि बीच में ज्योतिष का यानी कि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान बिल्कुल लुप्त हो गया था। यह ज्ञान विज्ञान ही नहीं है, ये महाविज्ञान है। मैं हमेशा कहता रहता हूं, क्योंकि मैं एक विज्ञान का स्टूडेंट रहा हूं, कोई भी विद्या, जैसे कि मनुष्य के 16 संस्कार हैं, कोई नहीं बोल सकता, लेकिन ज्योतिष हर संस्कार में बोलने की अपनी क्षमता रखती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हमें पहले इसके नियम याद करने हैं, फिर हमें आपस में जोड़ेंगे। इसमें थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। अभी आपने सोचा होगा किताबों से ज्योतिष क्यों नहीं आता, क्योंकि जो हमें अच्छी अच्छी बातें लगती रहती हैं, हम अपनी कुंडली को बना लेते हैं और उसमें अगर कोई ग्रह मिलती उसे पढ़ देते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं ना। मैं हर एक से कहता रहता हूं। फिर आपको बीच में एक बात और कह दूं, मैं ज्योतिष उन लोगों को सिखा रहा हूं जो सीखना चाहते हैं और प्रारंभिक बिंदु से सीखना चाहते हैं, जिन्हें इस पर श्रद्धा ना हो, ईश्वर के प्रति भावना मृत ना हो, मेरी वीडियो कभी ना देखे करें। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्योतिष किताबों से क्यों नहीं आता, क्योंकि हमें जो अच्छी अच्छी बातें लगते हैं हम कुंडली से मिलाते रहते हैं। कोई एक ग्रह ना तो रंग बनाती है ना राजा बनाती है। रिजल्ट आता है पीएससी से, पॉजिटिव एस्पेक्ट कंजक्ट, यानी कि स्थिति, दृष्टि, युति। कौन कौन सी ग्रहों ने धन योग बनाए, राजयोग बनाए, अरिष्ट योग बनाए। अब तक हमने जो सीखा, ज्योतिष जब भी सीखेंगे, अगर हम पहले को भूल जाएंगे और आगे को याद करेंगे, हमें जीवन में कभी भी ज्योतिष नहीं आएगा। हमने सीखा कितनी राशि, कितने नक्षत्र होते हैं और उनके क्या क्या स्वामी होते हैं। फिर आपको मैंने बरवली बताया था कि धन योग कैसे बनते हैं, राजयोग कैसे बनते हैं। फिर हमने चर्चा करी थी पंच महापुरुष योगों में, हमने नक्षत्र सीखे और हम नक्षत्र के विषय में हम जितना याद रखेंगे, जितने हमारे कंठस्थ होगा, जैसे एक पहला नक्षत्र अश्वनी है, 10वां मगा है, 27वां रेवती है, मतलब उनके साथ नंबर भी याद होने चाहिए, क्योंकि पंचांग जो होता तिथि वार नक्षत्र योगकरण का एक समूह होता है, उसे हम पंचांग कहते हैं, यानी कि पांचंग। उससे ही हम मुहूर्त निकालते हैं, शादियां निकालते हैं, है ना। और अगर कोई बीमार हो जाता है, उसी के हम जरिए उसका पता लगाते हैं कि कौन सी नक्षत्र में था, किसकी दशा चल रही थी, उसका स्वामी कहाँ बैठा था। जैसे कि आज मैंने एक तरीका पहले भी अपनाया था, अब भी अपनाता हूं, क्योंकि आप थोड़ा ज्योतिष में बढ़ने लगे हैं, 14वीं क्लास हो गई है और मैंने वादा किया था कि मैं आपको 80 क्लास में पूर्ण रूप से ज्योतिष सिखाने का प्रोमिस करता हूं। क्योंकि मेरे थोड़ी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वाणी में थोड़ी परेशान हो जाती है, कृपया इसके लिए आप थोड़ा माफी दें। अब देखिए कि मैंने 21 फरवरी 2024, टाइम 7 AM, बर्थ प्लेस दिल्ली। अब हमने ये कुंडली बनाई। आपने देखा होगा जो पिछली कुंडली थी उसमें क्या फर्क है और इसमें कुंडली में क्या फर्क है। इस टाइम सूर्य महाराज कुंभ में चल रहे हैं। आज कितने हैं? आज 7 डिग्री के हैं। इसी तरीके से हर प्लैनेट चलता रहता है और जब लगभग 15-14 तारीख के आसपास जब ये मीन पर आएंगे
तो यहाँ सूर्य उदय से लगभग 1 घंटे यहाँ 12 नंबर का लग्न आएगा और जैसे जैसे ग्रह बैठेंगे हम उसे भर देंगे। जैसे आज हमने भरा, हमने समय लिया 7 बजे, प्लेस लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के हिसाब से हमने दिल्ली लिया, तारीख ली आज की, तो 11 नंबर का लग्न आया। इसमें सूर्य महाराज बैठे हैं, बुध बैठे हैं, शनि बैठे हैं, सेकंड में राहु बैठे हैं, मेष के गुरु चल रहे हैं, थर्ड के चंद्रमा चल रहे हैं, 6 के केतु चल रहे हैं और 10th में शुक्र और मंगल यानी कि मंगल उच्च अवस्था के चल रहे। यदि हम लगभग इसे हम 2 घंटे की कुंडली बनाते हैं यानी कि अबाउट 9 AM, तो यहाँ 12 नंबर आ जाएगा। उसी के हिसाब से जो बच्चा पैदा होगा वो उसकी कुंडली होगी, फिर हम उस पर एनालिसिस करेंगे कि कहाँ धन योग बनना है, कहाँ राजयोग बनना है, कहाँ अरिष्ट योग बनना है। छोटा सा उदाहरण, फिर जैसे सिंह लग्न के लिए मंगल, हमने ये भी सीखा कि किस लग्न के लिए कौन सा ग्रह योग कारक हो जाता है। जैसे 4 और 5 यानी कि कर्क और सिंह लग्न के लिए मंगल योग कारक हो जाता है। यदि किसी जातक का 5 नंबर का लग्न आता है उसके लिए मंगल सबसे अच्छा ग्रह हो गया यानी कि केंद्र और त्रिकोण का। यदि किसी जातक का उससे अगला लग्न यानी कि कलना लग्न आ गया, वही मंगल उसके लिए अनिष्टकारी हो जाएगा, क्योंकि जो उसका स्वामित्व है, जहाँ का वो लॉर्डशिप लिए हुए है, उस पर फर्क आ जाएगा। तो हमने देखा नक्षत्र आज कौन सा है, पुनर्वसु, कौन सा चरण है, थर्ड चरण, सो इसके लॉर्ड क्या है, कौमी गुरु जुपिटर महाराज। इसमें होता क्या है, जैसे मैंने बताया था हर ग्रह का एक स्वामित्व होता है, हर ग्रह का, जैसे नक्षत्र पुनर्वसु का स्वामी गुरु है, तो हम देखेंगे जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी गुरु की महादशा चल रही है। एक हम माइंड में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, क्योंकि मैं इसे डीपली आपको बार बार ये बताता रहता हूं कि आपने याद करा है उसे आप मिलाते भी रहें कि हम इस टाइम हमारे दिमाग में कितनी चीजें हैं। अब जैसे कि एक होता भुक्त, एक होता भोग्य, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, जब हम डिस्कस करेंगे अवश्य आएगी। जैसे एक होता भुक्त यानी कि भोग लिया, और एक तो भोग्य यानी कि बाकी। जैसे 4 चरण थे तो हमने इसने जो बच्चा पैदा हुआ उसने 3 चरण भोग लिए, यानी कि 16 साल को अगर हम 4 भागों में विभाजित कर दें तो उसने 12 वर्ष बिता लिए, तो लगभग 4 वर्ष उसकी गुरु की दशा रहती है। फिर मैंने बताया था महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतरदशा, ये हम फिर जब कुंडली लगाया करेंगे उसमें चर्चा करेंगे। आज एक हमारा मेन चीज क्या है आज हमारा, जैसे कि हमने राशियों का वर्णन किया था पिछले क्लास में, 13वीं क्लास में, उसमें हमने क्या करा था कि जैसे हमने ग्रहों को डीपली लिया, अब भी हालांकि काफी रह रहा, हमने राशियों को डीपली लिया कि मेष वृष से लेके मीन तक कौन कौन सी राशियां, इनमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अग्नि तत्व की कौन सी है, वायु तत्व की कौन सी है, जल तत्व की कौन सी है, इनकी क्या दिशाएं हैं, ये प्रोष्ठोदय है या पहले उदय हो रही है या उभयोदय है, तो दोनों तरफ पैदा हो रही है, इसका हमने वर्णन किया था। अभी हमारा आज हम जो चर्चा करेंगे कि ये जो हमारी बॉडी है इसमें शरीर में यानी काल पुरुष में कौन कौन सी राशि का क्या स्थान है, क्योंकि हमारा जो ज्योतिष है वो लुप्त होता जाता है रहा है। पहले आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे पंडित होते थे, वो ये बताते थे कि आपके फलानी बॉडी में उस जगह लहसुन है, उन्हें कोई सिद्धि नहीं होती थी, उन्हें ज्योतिष का सटीक ज्ञान होता था। मैं समय समय पे मुझे जिसमें लगता है कि ये इसमें डीपली नॉलेज है ज्योतिषाचार्यों में, चाहे वो बुजुर्ग है चाहे कैसे, मैं उसे कलेक्ट करता हूँ, पर आपको हमेशा बताने की कोशिश करता रहता हूँ। जैसे कि यदि सपोज कर लो किसी की सिंह राशि है और वो किसी तरीके से वो पीड़ित हो जाती है, यानी कि 6 हाउस में वही पाप ग्रह ने पकड़ लिया, तो उसकी बॉडी का कौन सा अंग सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा। अब आप देखिए सिंह क्या है उधर, तो उसको पेट संबंधी बीमारी का भय बना रहेगा। आपने देखा होगा किसी किसी के ज्यादातर चोट सिर में लगती है, किसी के मुख में लगती है। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता, मकर राशि पीड़ित हो गई, हम देखते हैं कि उसके जो है घुटनों में दर्द हो गया। दैट मीन्स कि उसकी जो मकर राशि है जिसका जो स्थान है
वो घुटना है, घुटना पीड़ित हो रहा है, मतलब वो राशि पीड़ित हो रही है तो घुटने में दर्द आ गया। आइए अब इसे हम समझते हैं। ये 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मेष का जो स्थान होता है वो सिर में होता है, ये जो ये वृष यानी कि मुख, मिथुन यानी कि हमारी चेस्ट, कर्क हमारा हार्ट, सिंह हमारा उदर, कन्या हमारा कंठ, तुला हमारी नाभि, वृश्चिक हमारा गुप्त यानी कि लिंग, 9 नंबर धनु यानी कि हमारी गुदा, मकर यानी कि हमारे घुटने, कुंभ यानी कि जंघाएं और 12 यानी कि मीन पैर। तो जब जो राशि पीड़ित होगी वहीं पर उसकी ज्यादा क्षय होगा। अभी हम ज्योतिष को रट रहे हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ उच्च का हो जाता है, कहाँ नीच का हो जाता है, किस ग्रह के क्या कारक तत्व हैं। आज आपको मेरा क्वेश्चन ये है, आपको ये बताने हैं कि कम से कम 3 राशि आप कोई सी भी पकड़ लें कि मेष का स्थान कहाँ है, मिथुन का कहाँ है, कर्क का कहाँ है या तुला का कहाँ है। 3 राशियों के आप बताएंगे कि बॉडी के किस अंग में ये प्रभाव गिरती है। आइए अब हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने पहले चर्चा करी थी, राशियों की दिशाएं हैं, अग्नि तत्व है। अब हम जो राशियों के कहाँ ये प्रसन्न होती हैं उनका वर्णन करेंगे। चलते हैं हम पेपर में। देखिए क्लास नंबर 14 जो भी मैंने पेज पे लिखा हुआ है वो एक एक शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं थोड़ा संयम रखें, इसके नियम याद रखें, आपको अवश्य ही ज्योतिष आएगा। क्योंकि ज्योतिष जब हम किसी के से प्रिडिक्शन लेते हैं अच्छा लगता है, लेकिन जब हम सीखते हैं हम नर्वस हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है, पहले आप नियम याद रखें। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको ज्योतिष कैसे सिखाऊंगा। मैंने लिखा क्लास नंबर 14 पेज नंबर 1, मैंने लिखा भय चक्र में राशियों की आकृति के आधार पर उनकी रुचिकर व प्रिय वस्तुएं जहां वे प्रसन्नता का अनुभव करते हैं निम्नलिखित है। यह वर्गीकरण इन राशियों में संबंधित व्यक्तियों के कार्यकलापों को जानने में सहायक हो सकता है। मैंने इनमें लिखी राशियां जैसे मेष है, वृष है, मिथुन। इसमें लिखा कि भय चक्र में इनकी आकृति मतलब इनकी शेप क्या है। ये आप क्यों सोच रहे हैं कि इन्हें हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनका जब हम प्रेडिक्शन निकाले करेंगे या हम प्रश्न कुंडली बनाया करेंगे, इनका विशेष योगदान हमारे प्रेडिक्शन में आएगा। रुचिकर वस्तुएं या स्थान कि ये कहाँ अपने को मतलब प्रसन्न समझती हैं। जैसे मेष, इसकी जो शेप है वो भेड़ जैसी है। इसका जो स्थान है वो घास का मैदान, वन प्रदेश आदि हैं। वृषभ यानी कि इसको बैल भी कहते हैं, खेत खलियान जहाँ फसल खड़ी हो, ये वहाँ ज़्यादा प्रसन्न होती है। मिथुन, इनकी अगर आकृति देखेंगे तो पुरुष व स्त्री की है। नृत्य, संगीत, कला केंद्र। कर्क मीन्स केकड़ा, इसकी जो आकृति है वो केकड़े जैसी है। इनके स्थान है नदी या जलाशय का तट। सिंह यानी कि 5वीं राशि, इसको शेर की उपाधि दी गई है। जब आपने देखा होगा सिंह लग्न के जातक नहीं डरते जैसे शेर नहीं डरता। इनका स्थान है जंगल, पहाड़ या गुफा। फिर आते कन्या यानी कि 6 नंबर, एक नौका में बैठी युवती जिसके एक हाथ में धान्य की शाख और दूसरे में भंवर जाल। इनका जो स्थान है वो है बाग, बगीचे, वनस्पति और हरियाली। फिर वही, क्योंकि हमने 6 राशियों का वर्णन किया था, अब है 7वीं राशि। एक व्यक्ति हाथ में तराजू लिए खड़ा है। तराजू कहाँ रहती है? बाजार, जहाँ क्रय विक्रय का व्यापार होता है। फिर आती है 8वीं राशि जिसे बिच्छू की शेप में बताते हैं। इनके स्थान है गहरे गड्ढे, चूहे के रहने के स्थान। धनुष यानी कि धनु राशि 9वीं नंबर, घोड़े पर सवार बैठा हुआ धनुष लिए हुए व्यक्ति यानी कि योद्धा, सिपाही, लड़ाई या मोर्चे का स्थान। फिर आता है 10 नंबर, घड़ियाल
या मगरमच्छ जिसका मुंह बकरी जैसा है, इसे दलदल या कीचड़ का स्थान प्रिय होता है। फिर आते हैं हम 11 नंबर की, यानी कि कुंभ, जिसके सिर पर घड़ा है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले अथवा कुम्हार का घर, ये इसका स्थान होता है। फिर आते हैं हम 12 राशि, यानी कि मीन राशि, दो मछलियां जिनके मुंह और पूंछ एक दूसरे के आगे पीछे हैं, इन्हें जलाशय, नदी, समुद्र प्रिय होती है, यानी कि ये राशियां इन स्थानों में प्रसन्न रहती है। अब हम बता रहे हैं मैंने क्या लिखा, क्लास 14 यानी 14 पेज 3, ज्योतिष के साधारण ज्ञान के लिए राशियों के उपरोक्त वर्गीकरण आवश्यक नहीं है, किंतु जैसे जैसे गहराई में जाकर कुंडली विशेषण की बात आगामी आएगी तो राशियों का विस्तृत ज्ञान भी सही फलादेश करने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसके अतिरिक्त या किसी की कुंडली नहीं है तो हम प्रश्न द्वारा जातक को उसके प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। ये मैं इस मारे लिखता हूँ कि मन में प्रश्न आते हैं, भाई हम ये सीख तो रहे हैं, हमारे मतलब प्रिडिक्शन में कहाँ इसकी आवश्यकता होगी। जितनी मैं मेहनत करता हूँ आप लोग भी मेहनत कीजिए, जब भी आपको ज्योतिष आएगी, क्योंकि ये विज्ञान का जमाना है। जब भी मैं आपको घर बैठे ज्योतिष सिखा रहा हूँ, लेकिन आप अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो मेरे क्वेश्चन हैं उनके जवाब जरूर दिया करें। फिर मैं लिखा चिकित्सा, ज्योतिष, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में राशियों का बड़ा महत्व है। जैसे शरीर में किस अंग में बीमारी है, उस काल पुरुष के अंग में वर्णन की गई राशि से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रश्न यानी क्वेश्चन द्वारा खोई गई वस्तु मिलेगी या नहीं, घर से गया हुआ व्यक्ति वापस लौटेगा या नहीं, आदि द्वारा फलादेश में राशियों के वर्गीकरण का ज्ञान सहायक है। किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त का समय बताने और मुहूर्त लग्न बनाने में भी राशियों का ज्ञान आवश्यक है। जैसे गृह निर्माण या प्रवेश या विवाह के लिए मुहूर्त लगाने में स्थिर राशियाँ, स्थिर राशि कौन सी होती है, ये मैंने आपको पहले बताया था। वो होती है 2, 5, 8, 11, यानी कि 3-3 जोड़ते चलेंगे, यानी वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, ये अच्छी होती हैं। और यदि किसी को यात्रा में जाना है या मशीनों का कार्य करने के लिए चर राशियां, यानी कि चलने वाली, कुछ कार्य स्थिर होते हैं, कुछ चलायमान होते हैं। यदि हम यात्रा में जाते हैं, हमारी इच्छा ये रहती है कि हम अपना कार्य शुभता से निपटाएं और अपने वापस आएं। कुछ कार्य स्थिर होते हैं, जैसे मकान बनाना, कि मकान बने तो वहीं का वहीं रहे। तो इसके लिए हमें गति वाली यानी कि चर राशि लेते हैं, जैसे मेष, तुला और मकर का मुहूर्त लग्न ठीक होता है। इसी प्रकार क्योंकि इनका जो उपयोग होगा जब हम किसी भी चीज का मुहूर्त निकालेंगे, इनका राशियों का विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार लग्न उदय में शीर्षोदय राशि, जैसे मैंने बताया था कि शीर्षोदय कैसी रहती है, उभय उदय कैसी होती है, तो फिर मैंने लिखा इसी प्रकार लग्न में शीर्ष राशि हो या जिस भाव में पृष्ठ संबंधित है उसमें शीर्षोदय राशि होना कार्य सिद्धि का सूचक होती है। यानी कि शीर्षोदय राशि हो रही है तो हम कह देंगे कि आपका कार्य बहुत जल्दी से जल्दी होगा। इसी प्रकार राशियों के भिन्न भिन्न वर्गीकरण के से फलादेश में बहुत सहायता मिलती है। ये मेन चीज है, आप इसको याद जरूर करें। मैंने लिखा क्लास 14 पेज 4, शरीर में राशियों के स्थान। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, फिर मैं आपको पेपर में लिख कर दे रहा हूं। मेष से लेके मैंने 12 राशि लिखी, तो मेष का जो स्थान होता है वो सिर पर होता है, वृष का मुख पर होता है, मिथुन का स्तन पर होता है, कर्क का हृदय में होता है, 5 का उदर में होता है, 6 में यानी कि गले में होता है, कन्या का 7 में सपोज कर लो किसी में कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती गले में, तो आप देखेंगे उसकी कन्या राशि यानी कि जहाँ 6 नंबर पड़ा वो अधिक पीड़ित होती है। 7 नंबर यानी कि तुला राशि, उसका नाभि में स्थान है। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, उसका लिंग है। 9 नंबर धनु राशि यानी कि उसका स्थान गुदा पर है। 10 नंबर यानी कि मकर राशि, उसका स्थान जंघा पे है। 11 यानी कि कुंभ राशि, उसका स्थान घुटने में है। 12 यानी कि मीन राशि, उसका पैर पर है। फिर मैंने लिखा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म समय जिस राशि में
पाप ग्रह हो उस स्थान पे तिल या लहसुन कह सकते हैं, लेकिन ये एक रिसर्च का विषय है, इस पे बाद में हम रिसर्च करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दिया कि कालपुरुष यानी कि किसी के भी शरीर में कौन कौन सी राशि कहाँ कहाँ स्थित रहती है, इससे आप फलादेश निकालने में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बड़ा आपको बेनिफिट होगा। जैसे आपने देखा, जो मैंने कहा उसे मैंने पेपर में समझाया। जैसी मैं मेहनत कर रहा हूं वैसे आप मेहनत कीजिए, एक रजिस्टर बनाइए, इन्हें पहले लिख लीजिए, फिर उन्हें समय समय पर याद करते रहिए। यदि आप ज्योतिष को डेली पौन घंटे से 1 घंटे या आध घंटा भी देंगे ना, तो आप ज्योतिष आ जाएगा। ज्योतिष में होता क्या है, ज्योतिष क्यों नहीं आता कि हम आगे वाले को देखते हैं, पीछे वाले को भूल जाते हैं। इसलिए मेरे पे कमेंट्स आते रहते हैं कि क्या क्या कर, आप तो एक बार को रिपीट करते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं वही मेरी वीडियो देखें। फिर आपको जो मैंने क्वेश्चन बताए थे उनका जवाब आपको अवश्य देना है, क्योंकि मैं जब इनको पढ़ाऊंगा फिर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उन्हीं को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लूंगा जो मेरे क्वेश्चनों का जवाब देते रहे। आपको एक बात और बता दूं, मैं शीघ्र से शीघ्र जल्दी से जल्दी हफ्ते में 1 दिन लाइव आया करूंगा। जो आपके क्वेश्चन मेरे कमेंट्स बॉक्स में मिलेंगे मैं उनका जवाब दूंगा। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी कुंडली देखें तो मैं अटेंडम किसी भी कुंडली एक लूंगा, उसके लिए आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजते रहिए और उसका मैं अटेंडम, उसका कैसे हमें प्रेडिक्शन निकालने हैं, कैसे उनका एनालिसिस करना है और आपके सामने करूंगा। वो किसी की, चाहे आपकी हो चाहे आपके रिश्तेदार की हो। फिर मिलेंगे जल्दी से जल्दी। जय श्री कृष्ण भगवान की।